तो पूरे देश में हाई अलर्ट है। भारत व पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण माहौल व युद्ध की स्थिति के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर रेड अलर्ट जारी है। नेपाल सीमा के रास्ते आतंकी व अराजक तत्वों की घुसपैठ पर तैनात घुसपैठ न होने पाए, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां खुली सीमा के मुख्य व पगडंडी रास्तों पर चौकस है। सरहद आर पार करने वालों की सघन जांच की जा रही है। सोलोनी सीमा पर किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए एसएसबी व पुलिस के जवान संयुक्त रूप से लोगों की जांच कर रहे हैं। नेपाल से भारत प्रवेश करने वाले सभी वाहनों, उसमें रखे सामानों की सघन जांच हो रही है। जांच के लिए डॉग स्क्वाड व मेटल डिटेक्टर भी प्रयुक्त किए जा रहे हैं। सरहद के आर पार करने वालों के पहचान पत्र जांचने के बाद ही सरहद को पार करने की अनुमति दी जा रही है। नेपाल सरकार के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आतंकवाद से लड़ाई में भारत के साथ होने की बात कही थी। यह भी कहा कि किसी भी शत्रु ताकत को अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ अपनी धरती का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हैं। इधर सोनोली थाना क्षेत्र के अलावा परसा मलिक, बरगदवा, ठूठीबारी, निचलौल, नौतनवा और कुल्हुई थाना क्षेत्रों में स्थित नेपाल के आवागमन के रास्तों पर स्थित चेक पोस्ट पर पुलिसकर्मी व एसएसबी जांच में जुटी हुई। सीमाई गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे निगरानी कर रहे हैं, जिससे कोई भी संदिग्ध सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बच न पाए। एसएसबी जवान भी गश्ती पर तैनात हैं, पगडंडी और रास्तों पर आवागमन करने वालों की जांच कर रहे हैं। महाराजगंज अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार ने बताया कि मिशन सिंदूर को लेकर भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट है। किसी भी अराजक गतिविधि से निपटने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से तैयार हैं। पूर्वोत्तर भारत की सीमाएं भौगोलिक नहीं, राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील है। ये क्षेत्र चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों से सटा हुआ है और हालिया घटनाक्रमों के चलते यहां सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता और भी बढ़ गई है। चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश में LAC पर भारतीय सेना की तैनाती मजबूत की गई है। म्यांमार में जारी सैन्य संघर्ष के चलते वहां से सटे इलाकों में विशेषकर मिजोरम और मणिपुर में शरणार्थियों की आवाजाही और उग्रवाद की संभावना को देखते हुए तो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से अब पूरे देश में सतर्कता बरती गई है। आपको बता दें पूरा देश हाई अलर्ट पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में हमले किए हैं। हालांकि पाकिस्तान के सभी हमलों को भारत की एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम ने मार गिराया। वहीं पाकिस्तान की 2 फाइटर जेट F-16 और JF-17 को भी मार गिराया गया है। पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए भारत ने लाहौर, कराची और रावलपिंडी में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। वहीं दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बाद जिलों के प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों को तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। अस्पताल प्रशासन अपने अपने कर्मचारियों के बैठक कर बेड, आपातकालीन सेवाओं की तैयारियां जांच रहे हैं। वहीं यूपी सहित दूसरे राज्यों में सुरक्षा कर्मचारियों के साथ विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। सभी जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जैसलमेर, पंजाब के फरीदकोट के साथ गुजरात में किसी भी समारोह में पटाखे पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। तो इस अहम मसले पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। GS चौहान, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक चौहान, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही शैलेशानंद गिरी, संयोजक विश्व शांति अभियान, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले मेजर मोहम्मद अली शाह, हम आपके पास आते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, पाकिस्तान ने गुस्ताखी की और उसकी सजा भारतीय सेना ने भरपूर अंदाज में दी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने स्पष्ट किया, दुनिया को बताया कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन हमने ना पाकिस्तान के नागरिकों को निशाना बनाया, ना पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया, सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने गुस्ताखी की, भारतीय सीमा पर हमला किया। हालांकि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तान की हर हिमाकत, हर हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन उसके बाद जब भारतीय सेना ने पलटवार किया तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। मेजर मोहम्मद अली शाह, ठीक है, मेजर साहब हमारे साथ नहीं है। GS चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। GS चौहान साहब, सेम सवाल आपसे। भारतीय सेना ने जब पलटवार किया तो वो पाकिस्तान जो गीदड़ भभकी दे रहा था, त्राही त्राही करने लगा, क्या कहेंगे आप?
आपको नमस्कार और सभी सर। पैनलिस्ट को फिर से एक बार नमस्कार। जी। आ, मैं आपको ये बता दूं कि 1947 से ही जब दोनों देश एक दिन के अंतराल में या शायद कुछ घंटे के अंतराल में आजाद हुए थे, तो तभी से पाकिस्तान की औकात भारत के सामने कुछ भी नहीं थी। जी। तब से, चाहे वो 65 वॉर हो, 71 वॉर हो, 99 का कारगिल वॉर हो, लेकिन ये सबसे कायरतापूर्ण काम एक नॉन प्रोफेशनल आदमी है और एक उनकी जो फौज है वो आतंकियों से कराते हैं ये गलत चीजें। और सबसे बड़ा दुख जो हुआ अभी अभी पिछले दौर में, गरिमा मैडम ने अशोक चौहान जी से और आदरणीय गिरधर शर्मा जी से पूछा जी। कि ये सिंदूर जो है ये पाकिस्तान को दहला रहा है। मैं आपको बता दूं कि सिंदूर जो है वो जो इन्होंने कार्य किया धर्म पूछ करके, कलमा पढ़वाने के लिए और पता नहीं क्या क्या किया, ये हिंदू लोग इसमें ज्यादा भावुक हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जी। सारी दुनिया हम लोगों के साथ केवल इसलिए है कि कोई और भी होता, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई भी हो, तो उनसे भी पैंट खोलने के लिए कहा जाता, उनसे भी कलमा पढ़ाने के लिए कहा जाता और उनकी भी मौत होती। तो इसलिए पूरा विश्व हमारे साथ है, क्योंकि कलमा कभी भी कोई और नहीं पढ़ता है। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश के सब लोग किसी भी धर्म के हों एकजुट है। हमारे साथ मेजर फल साहब हैं, सब कुछ है। ये बहुत गर्व की बात है। और दूसरी बात, मैडम गरिमा ने एक प्रश्न पूछा कि कहा था कि वहां के पार्लियामेंट में एक सदस्य जो है वो अपने प्रधानमंत्री को रो रहे थे। आपको बता दूं कि हमारे देश में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। बिल्कुल। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक भारतीय नागरिक ने सिंदूर ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया इस पे भी ऑब्जेक्शन किया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जितने दुश्मन वो हैं उतने ही दुश्मन ये भी हमारे अंदर कुछ हैं, इनको पहचानने की आवश्यकता है। और भारत तो जीत के रहेगा, लेकिन हम लोग जीतेंगे मानवता के बल पर, धर्म के बल पर नहीं। और ये 5-10 दिन के अंदर इसका फैसला आ जाएगा। पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे किसी भी चीज में। अरे वही वीर अब्दुल हमीद साहब थे जिन्होंने पैटर्न टैंक, उस समय का सबसे मजबूत टैंक को उन्होंने गोले से उड़ा दिया था। तो इसमें हम लोग ना कोई जात न धर्म है, भारत एक होना चाहिए। और भारत एक है और इसका मुकाबला हम लोग पाकिस्तान को मुंह तोड़ करके, वो मुश्किल से 4 दिन भी वो हमारे सामने टिक नहीं सकता है। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सेल्सानंद गिरी जी जुड़े हुए हैं। सेल्सानंद गिरी जी, हम आपके पास आते हैं। भारत वैसे तो विश्व शांति की बात करता है, लेकिन हमारे पराक्रम को, हमारे संयम को अगर कोई हमारे धैर्य को अगर कोई कायरता समझेगा तो हम अपना निश्चित रूप से पराक्रम दिखाएंगे। पाकिस्तान में घुसकर हमने टेररिस्ट कैंपों पर अटैक किया और दुनिया को हमने बताया कि हमने न तो सिविलियन पर वार किया है, ना ही सेना पर वार किया है। हमारा टारगेट जो आतंकवादी थे उनको ही हमने निशाना बनाया। लेकिन ये नापाक आतंकिस्तान, हमारा पड़ोसी, अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसके बाद कल हमारी सेना ने पूरी रात अपना पराक्रम दिखाया है। और एक और मैसेज लगातार भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है कि अगर फिर से गुस्ताखी अगर करेंगे तो नामो निशान मिटा देंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, स्पष्ट है, पूर्व चर्चा में भी मैंने कहा शांति के स्वरूप अनेक है। याद रखिए, शांति कब स्थापित होती है और कहाँ स्थापित होती है? जहाँ अशांति होती है। तो अशांति का मूल से दमन करने के लिए कई बार हमें भी आक्रमण का स्वरूप रखना पड़ता है, हथियार करना पड़ता है। तो वो स्थिति भारत के साथ है, उसके ऊपर ये युद्ध थोपा जा रहा है। भारत ने कभी किसी भी विषय में किसी भी भूमि पर स्वयं होकर के आक्रमण नहीं किया। अब रही बात इन लोगों की, तो इन्होंने एक और कुत्सित प्रयास ये करा कि इसको धर्म युद्ध बनाने का, धार्मिक युद्ध बनाने का इन्होंने प्रयास करा कि कैसे भी हो इस्लामिक देश जो है इनके पक्ष में आ जाएंगे यदि इन्होंने धर्म का आधार लिया, जो कि सदैव से लेते आए हैं। तीसरी स्थिति जो इनका विदेश मंत्री जो लगातार बोल रहे हैं, भी आज मैंने सुना वो अपनी संसद में बोल रहे थे कि मदरसों के अंदर हमारी दूसरी पंक्ति तैयार है।
ये भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ के 350 जितने 65% के करीब ये जो युवा हैं, ये युवा यदि खड़े होकर के चिल्ला भी देंगे तो पाकिस्तान बहरा हो जाएगा। ये कहीं भी इनको ये अपने मायने में नहीं है, ना ये तुलना की स्थिति में है, नहीं ये कहीं से भी बराबरी की स्थिति में है। उसके बाद में भी बातें कर रही शकीब उगारने की, तो ये इस प्रकार के लोगों का इस बात पक्का है कि पूरी तौर पर इनका सफाया होना ही होना है। हमने अभी देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी एमईए की, उसके अंदर बताया कि अपने आप वो धार्मिक बनाते, ये नारा तकबीर के नारे लगाते हैं, ये कहते हैं कि हम ईमान के मुसल्ला में, किस ईमान के मुसल्ला में जब गुरुद्वारे के ऊपर आक्रमण करते हैं, ये स्कूलों के बच्चों को मार रहे हैं, उनको आक्रमण कर रहे हैं, ये यहाँ तक कि मस्जिदों के ऊपर भी आक्रमण कर रहे हैं, ये निरंतर रूप से आम नागरिक के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, ये महिलाओं को ढाल बनाते हैं, बच्चों को ढाल बनाते हैं, कभी रुबिया के नाम पर तो कभी विमान अपहरण के नाम पर। तो इनकी नीचता को पूरा विश्व देख चुका है। अब इनके साथ में किसी भी प्रकार का दया रखना भी वही होगा। एक विषैलु उन्मादी पशु को आप प्रयास कर रहे हो तो उससे मित्रता करने की तो सवाल ही नहीं है। इस प्रकार के पशु को जंगल का रास्ता दिखा दिया जाता है, पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, उसके बाद में भी यदि वो बगावत करता है तो उसे मार दिया जाता है, क्योंकि संपूर्ण मानवता के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। तो पाकिस्तान को तत्काल प्रभाव से हमारी डिप्लोमेसी को ये चाहिए कि वो प्रयास करे। देखिए अमेरिका हमारे साथ है, ईरान आज मालूम पड़ा हमारे साथ में, चीन भी सामने नहीं आ रहा है, यूरोपियन संघ हमारे साथ है। तो पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए हमें पुरजोर डिप्लोमेटिक मूव्स अब चालू कर देना चाहिए। वही हमारी जीत होगी, वही हमारी फतेह होगी। और रही बात, आप देखेंगे इनके 3 टुकड़े होने पर बिल्कुल तैयार है, उसकी हमें बड़ी ईमानदारी से, बड़ी खुशी के साथ प्रतीक्षा है, क्योंकि जब तक इनके टुकड़े नहीं होंगे, जब तक इनको एहसास नहीं होगा कि रोटी की भूख क्या होती है और स्वयं का स्वाभिमान क्या होता है। इनके पास स्वाभिमान विषय की तो चीज नहीं है। कटोरा लेकर के 2 दिन युद्ध के हुए और कटोरा लेकर के विश्व के सामने खड़े हो गए, भले ही बाद में वो ट्वीट को डिलीट कर दे या कुछ भी कर दे। 13 दिन तक ये युद्ध लड़े थे और 13वें दिन बांग्लादेश आजाद हो गया था। इनको बोले थोड़ी और ताकत रखिए ना, थोड़ा हमको देखे तो सही। अभी हमने तो सिर्फ अभी एक झांकी दिखाई है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी इनको हमें दिखाना है कि इनकी हैसियत कहाँ पर है, ये विश्व के नक्शे पर इनकी औकात क्या है, यह बताना बेहद आवश्यक हो चुका है और यह आवश्यक है। जी ठीक है, ठीक है गिरी साहब, अब हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान सर जुड़े हुए हैं। अशोक चौहान सर, हम आपके पास आते हैं। अशोक चौहान सर, हमारे यहाँ एक कहावत है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो बलूच एक तरफ चुनौती दे रहे हैं और अब एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। और आपने अभी देखा है कल और पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम में कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है और स्वतंत्र देश की मांग कर रहे हैं। काफ़ी एरिया में कब्जा भी उन्होंने किया है, अपने झंडे बिगाड़े हैं। तो बलूचों की चुनौती है। खैबर पख्तूनवा में आपने देखा है कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर वहाँ विद्रोह की स्थिति है, सिंध में विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा इकोनॉमी कहाँ जा रही है पाकिस्तान की, ये भी माली हालत क्या है पाकिस्तान की, ये किसी चीज को देखना ही नहीं है पाकिस्तान को अपनी स्थिति। और भारत जैसे मजबूत पड़ोसी से उलझने चला है। तो क्या ये कहावत सर? मनोज जी, बात ऐसी है जी, पाकिस्तान के पास अपना खोने के लिए कुछ नहीं है जी। वो तो शुरू से ही भिखारी था, भिखारी रहेगा। रही उसके बाद जो उनके इंटरनल पॉलिसी है, जो इसके अंदर जो है सिविल वार चला हुआ है, बलूचिस्तान और ये इधर अपना जो सिंध वगैरह में जो है, उसके खुद के टुकड़े होने के लिए तैयार बैठा है जी। अगर मामला सही ठीक ठाक हो गया, अगर थोड़ा कुछ और कोई कोऑपरेट कर दे, कोई उनको सहयोग कर दे, उसके तो टुकड़े अपना हुए रखे हैं। अरे हिंदुस्तान से कैसे करेगा, हिंदुस्तान से किस तरह से टक्कर ले पाएगा, किस फील्ड में टक्कर ले पाएगा? हिंदुस्तान हर तरह से, भारत जो है हर तरह से हर क्षेत्र में सक्षम है जी। चाहे शांति का हो, चाहे उद्योग का हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, हर क्षेत्र में जो है भारत संपन्न है। तो अब भारत से टक्कर क्या लेगा? उसको तो सिर्फ है कि जो अंदरूनी जो उसका हिसाब किताब चलता है, पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए वो इस तरह की कार्रवाई समय समय पे कराता रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है
कि पाकिस्तान सदैव से ही, हमेशा से ही जो अपना जो है आतंकवादियों को पोषक रहा है। आतंकवादी उसने पाले हैं और आतंकवादियों के ही सहारे देश चलता रहा है। अब वो देश चलाए, हमें इससे मतलब नहीं, पर हमारे ही बंदों को, हमारे ही जो निहत्थे जो लोग हैं, जो पहलगाम घूमने के लिए जाते हैं, अपने जो उनके ऊपर जो इस तरह की अंधाधुंध गोली चला के, और वो भी क्या है कि अपना धर्म पूछ के, तुम्हारा क्या धर्म है। अरे हिंदुस्तान तो, भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में तो 36 बरादरी पलती है, भारत में तो हर तरह के लोग हैं सब। उसके बावजूद भी भारत ने के लोग कभी भी अपने को ये नहीं समझते, जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं क्या वो अलग हैं? वो भारत के साथ हैं और भारत के ही साथ खड़े हैं, और हर तरह से भारत को कोऑपरेट करने का उसका जो है, उनका जो पूरा है, सब कुछ है। अब आप देखिएगा, यानी जो भारत में जो सेना है, हमारी भारतीय सेना, उनमें मुसलमान भी हैं, उनमें ईसाई भी हैं, उनमें सिख भी हैं, उनमें हर एक धर्म के लोग हैं। क्या वो सेना अलग हो जाएगी? नहीं, वो पूरे देश को, अपनी सेना पे, हमें अपने सेना पर पूरा गर्व है। जो जिस तरह की कार्रवाई, कायरतापूर्ण कार्रवाई पाकिस्तान अब कर रहा है, हमने पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं किया, हमने तो भारतीय सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों पे हमला किया, आतंकवादियों को अपना सबक सिखाने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए खात्मा हुआ भी है। और वही पाकिस्तान, उन पाकिस्तान के जो सैन्य अफसर हैं, पाकिस्तान के जो हायर अफसर हैं, वो उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते हैं। आतंकवादियों तो फिर कैसे क्या कह दें कि कैसे न माने कि आतंकवादी वो पनाह नहीं देता या आतंकवादियों को पोषक नहीं है। सब कुछ है। उसके बाद में अब ऐसा हो जाएगा, अगर थोड़ा भी युद्ध चल गया, 2-4 दिन चल गया, तो पाकिस्तान को अपना पीछा छुड़ाना भारी हो जाएगा। हो सकता है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाए। पूरा देश, सेना को, भारत सरकार को, देश ही नहीं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबका अपना है कि भारत देश, भारत की सरकार जो भी निर्णय लेगी, जो भी कार्रवाई करेगी, सबको मान्य है। कोई किसी तरह का कोई अपना नहीं है कि साहब ऐसा भारत ने ये कर दिया, ऐसा नहीं करना था, ऐसा कुछ नहीं है। भारत तो ऐसा है, अब उसको सबक सिखा के ही रहेगा। पहले समझाया, बुझाया, नहीं माना। हालांकि पूरा विश्व ही आतंकवाद के चपेट में है, मानते हैं, पर आप पाकिस्तान के साथ लगे होने के कारण भारत को हमेशा से जो है, जब से देश आजाद हुआ था, उसी दिन से जो है आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है और भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान को 2 बार तो 3 बार तो मुंह की खानी पड़ गई, सन 65 में, 71 में, उसके बाद में जो है कारगिल युद्ध, और बाद में रही से ही कमी पुलवामा में क्या हुआ? पुलवामा में आतंकी हमला जो है पाकिस्तान ने कराया, उसका माकूल जवाब जो है हमारी सरकार और हमारे जो है सैन्य अधिकारियों और हमारी सेना ने दिया। उससे भी अगर इसकी तृप्ति नहीं होती है तो भैया रही से ही कभी जो है मनोज जी, इस बार हमारी सरकार और हमारे सेना के जवान पूरा करके दिखा देंगे, जिसका कि इसको कोई बहम न हो, उसका इस बार पूरा बहम निकाल के रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सच कहा आपने कि इस बार पाकिस्तान का वहम निकल जाएगा। जी, बहम इसने ज्यादा पाला हुआ है और ये बहम निकलना भी बहुत जरूरी है। अरे जो औरतें जो बेवा हुई हैं, जो अपना जो इस तरह के जो लोग जिनके परिवार टूटे हैं, कैसे बर्दाश्त कर लेगी? सरकार न बर्दाश्त करे, सरकार के साथ में जो अधिकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी सेना बर्दाश्त नहीं कर रही है, हमारे देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देशवासियों में पाकिस्तान के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। बिल्कुल, कोई तैयार है कि कैसे भी हो पाकिस्तान का टुकड़े कर दिए जाए और इसका नामो निशानी समाप्त कर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक आपने कहा। जीएस चौहान सर, हम एक बार फिर से आपके पास आते हैं। सर, मौजूदा समय में अगर जो युद्ध के हालात में डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें,
चाइना जो है वो चाहकर भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है, ना खड़ा हो सकता है, क्योंकि उसको पता है तुर्की गाहे बगाहे जरूर पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात करता है। ईरान जो है वो कहीं ना कहीं युद्ध से जरूर वो परेशान है, लेकिन वो भी एक क्लियर स्टैंड नहीं ले सकता, क्योंकि भारत के साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं। अन्य देशों की अगर बात करें तो कमोबेश यही स्थिति है। पाकिस्तान के जो अपने सहयोगी देश जिनके ऊपर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा भरोसा, बहुत ज़्यादा नाज था, आज वो न तो पाकिस्तान पर भरोसा कर रहे हैं, और पाकिस्तान को, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को डूबता जहाज समझकर जो उसके अपने सहयोगी थे, जो उसके अपने विश्वस्त देश थे, उन्होंने भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया। खासकर आतंकवाद के मुद्दे पर कोई उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। और इसके अलावा सर एक और इसी में सवाल जोड़ देता हूं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जो बयान कल सामने आया, उन्होंने कहा कि हम इसमें बीच में नहीं आने वाले हैं, लेकिन ये युद्ध उम्मीद करते हैं कि परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि देखिए, आपने तुर्की का नाम लिया जी। हमारे करीब 6-7 साल पहले केदारनाथ की घटना हुई थी, तब उसी तुर्की के प्रेसिडेंट ने कहा था कि कहाँ है तुम्हारा शंकर भगवान। और आप समझिए, ठीक 3 साल पहले बाद उसी तुर्की में जब भूकंप आया तो सबसे पहले हिंदुस्तान ने वहां दवाई और सामान, खाद्य सामग्री और रिहैबिलिटेशन का काम किया। लेकिन कुछ लोग हैं वो जन्मजात, जैसे पाकिस्तान है, तुर्की भी उसी श्रेणी में आता है, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्रियों का नेता बनना चाहता है। रही बात चाइना की, चाइना वो 62, हम शायद उस समय 8th या 9th में थे, तो 62 में हमारी कुछ तैयारी नहीं थी। अब मैं फिर ये पॉलिटिक्स हो जाएगा। उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें बंजर भूमि लेके क्या करना, तो हमारे देहरादून के MP थे त्यागी जी, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे सिर में बाल नहीं, आपके सिर में, तो क्या गर्दन काट दोगे। ये स्थिति थी उस समय। हम लोग बिल्कुल कमजोर थे, जूते तक नहीं थे फौजियों के पास, और बुरी तरह हमारी हार हुई थी। लेकिन उसके बाद चाइना दुनिया का सुप्रीम पावर बन गया अमेरिका के बाद, बिजनेस की वजह से। लेकिन आज भारत की स्थिति वो नहीं है। भारत उनसे 20 है, 19 नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि 140 करोड़ लोग एक साथ हो चुके हैं, तो इससे बड़ी ताकत जो कुछ हो ही नहीं सकती। चाइना कुछ नहीं है, इसलिए वो बैकआउट कर गया। उसने सोचा हमारी भलाई इसी में है कि हम फ्रंट में आके पाकिस्तान की हेल्प ना करें। वो दिन गए जब भारत को चाइना क्या समझ। आज भारत बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और वो सब इसलिए, देखिए हमारे आज दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 मात्र शक्तियां, 2 देखिए, और वो भी एक मुस्लिम महिला कर्नल साहिबा और एक विंग कमांडर हमारे एयरफोर्स की, वो सिखनी। तो ये मात्र शक्ति का इतना बल है, तो हमारे 140 करोड़ सब ईसाई मुस्लिम, जैसा कि अभी चौहान साहब ने कहा, इस सारे धर्म के लोग हम लोग इकट्ठे हैं, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और एडिशनली जो हमारी इस सरकार ने जो गोला बारूद और जो तैयारी करी है, वो काबिले तारीफ है। लेकिन सबसे बड़ा होता है जज्बा। लेकिन हम लोग न्याय का पथ, शांति का पथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो हमें छेड़ेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, ये मेरा कहना है। बिल्कुल सैलसानंद गिरी जी, आपके पास आते हैं और एक और छोटी टिप्पणी हम आपसे लेते हैं। जिस तरीके से कल के घटनाक्रम की अगर बात करें, पाकिस्तान ने हिमाकत की, पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया, मिसाइल से हमला किया, कश्मीर और जैसलमेर क्षेत्र में पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ जमीनी हमलों के साथ साथ हवाई हमले ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से किया, लेकिन एक भी हमला पाकिस्तान का कामयाब नहीं हुआ। सारे हमलों को हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। दूसरी तरफ हमारी सेना ने जब पलटवार किया तो 2 घंटे भी पाकिस्तान नहीं टिक पाया, कोहराम मच गया। अब ऐसे में अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो कितने दिन टिकेगा हमारे सामने? गिरी साहब, एक स्पष्ट सी बात है, इनकी खुद की संसद के अंदर बात चल रही है, शेर और गिदड़ की कहानियां चल रही है। उनके प्रधान को गिदड़ कहा जा रहा है और मोदी जी को शेर कहा जा रहा है। स्पष्ट है
पिछली बार हमने जब 13वें दिन बांग्लादेश को आजाद कर दिया था जी। तो मैं तो चाह रहा हूं कि ये 2-3 दिन और प्रयास करें, और ताकि फिर हम हमारा वास्तविक शौर्य दिखा पाए। और जब शौर्य दिखाएंगे, अभी तो प्रिसीजन स्ट्राइक के ऊपर बात चल रही है, क्योंकि इंटरनेशनल वॉर लॉ के हिसाब से कि हम लोग अटैक नहीं कर रहे हैं मिलिट्री बेसिस, हम लोग अटैक नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार के सिविल बेसिस, हम लोग अटैक नहीं कर रहे हैं उन जगहों पर जहां से सिविल एविएशन होता, हमने अटैक नहीं किया है, किंतु हमने उनके मिलिट्री बेसिस को सिर्फ एक छोटा सा, इसे कह सकते हैं कि ट्रेलर दिया है। ट्रेलर दिया भाई आप लगातार इस प्रकार से हमारे सिविल स्टेट्स के ऊपर अटैक करोगे तो हम भी बाध्य हो जाएंगे, और जब हम बाध्य हो गए तो क्या होगा, आपका तो प्रधानमंत्री पूर्व आपकी ही जेल में सुरक्षित नहीं है, उसके साथ व्यभिचार हो जाता है। और आप बात करते हो न्याय की, आप बात कर रहे हो कि हम हमारे न्याय को स्थापित करेंगे, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय का रोना रोते, और साथ में शेर आया करते करते आजादी तक अभी तक आपने चंदा ले लेकर के देश को चलाया है, और वास्तव में शेर आया है। देखिएगा, प्रिसीजन स्ट्राइक को यदि हमने टारगेटेड स्ट्राइक कर दिया टुवर्ड्स योर एस्टेब्लिशमेंट्स, सिर्फ मिलिट्री नहीं, वास्तविक एस्टेब्लिशमेंट्स, तो ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे भयावह कब्रिस्तान जो तैयार होगा वो पाकिस्तान में होगा। आप 1780-1790 का इतिहास पढ़िएगा, उसके अंदर क्या हुआ था, 565 रियासतों के होने के बाद में जब मुगल आक्रांताओं से हम लोग लड़ नहीं पा रहे थे, उस समय पे हम साधु संतों ने, नागाओं ने अपनी हाथ में बीड़ा उठाया और गुरिल्ला वॉरफेयर किया। अभी तो उन्हें हमारे साधु संतों का जो शांति का पाठ पढ़ाते हैं, जो जीवन का मार्ग दिखाते हैं, उनका आक्रोश देखना है। उनका आक्रोश एक बार इन्होंने देखा तो चीन चाहे पीठ पीछे कितना भी हमारे लिए करता हो, श्रीलंका को मिलिट्री बेस बनाता हो, नेपाल को बनाने की बात करता हो, आसपास के छोटे देशों को मिलिट्री बेस बनाने की बात करता हो, किंतु हमारी नागरिकता का शौर्य अभी देखना बाकी है। यदि इन्होंने अभी भी नहीं समझे कि मान करके चलिए कि विश्व के नक्शे से पाकिस्तान अब समाप्त होने की स्थिति में है, वो तो सिर्फ हमारी दया के ऊपर है कि हम चाहते हैं कि हम लोकतांत्रिक है, हम लोग वापस से लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु के भाव से चले, वसुधैव कुटुम्बकम के भाव से चले। इसलिए हम बार बार दया दिखा रहे, किंतु एक हद होगी और हद पार करने का प्रयास बिल्कुल तो बिल्कुल सेल्सा गिरी जी, अब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक सर आपका भी बहुत शुक्रिया, और GS चौहान सर आपका बहुत शुक्रिया। आगे समय इजाजत नहीं देता है, लेकिन पाकिस्तान को सीधा मैसेज है कि अगर हमारे शौर्य को आपने ललकारा, हम वैसे तो विश्व शांति की बात करते हैं, लेकिन आपने हिमाकत की हमारे शौर्य को ललकारा, तो अभी तो भारतीय सेना ने ट्रेलर दिखाया है और ट्रेलर से ही आपके परखच्चे उड़ गए हैं। तो भारतीय सेना जब तांडव करेगी फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए शांति का मार्ग ही सबसे बेहतर है और शांति के मार्ग पर ही चलना चाहिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।